नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। गाजा से बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच भी हमास अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हमास एक गुप्त तरीके से 30,000 कर्मचारियों को $7 मिलियन की सैलरी दे रहा है। हालांकि ये सैलरी युद्ध से पहले मिलने वाली सैलरी का 20% ही है, जो हर 10 हफ्ते में दी जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतने कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। गाजा में बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए सैलरी मिलना भी एक चुनौती है। हमास के सैलरी बांटने वालों को इजराइल निशाना बना रहा है, ताकि हमास की सरकार चलाने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। कर्मचारियों को एन्क्रिप्टेड मैसेज के जरिए एक जगह पर बुलाया जाता है, जहां उन्हें लिफाफे में पैसे मिलते हैं। हमास के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के एक कर्मचारी ने बताया कि हर बार सैलरी लेने जाते वक्त उन्हें डर लगता है कि वो वापस घर लौटेंगे या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर एक बड़ा आर्थिक झटका दिया है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर आयात शुल्क को सीधे 50% तक बढ़ा दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों के खिलाफ अमेरिकी प्रयासों को कमजोर करता है। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत को यूक्रेन में हो रही मौतों की परवाह नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने रूस से आयात पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और ये टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारत ने ये भी कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। नया नियम 21 दिनों में, यानी 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। इसके बाद भारत से अमेरिका आने वाले सामान पर कुल शुल्क 50% हो जाएगा, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यूक्रेन में रूस की गतिविधियां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया है। अमेरिका दूसरे देशों पर भी नज़र रखेगा जो रूस से तेल खरीदते हैं और राष्ट्रपति को आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव देगा। फिलहाल रूस भारत को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल तेल आपूर्ति का 35% से ज़्यादा हिस्सा रूस से ही आता है। ट्रंप का कहना है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ शिखर वार्ता की अच्छी संभावना है। ये खबर उनके एक दूत की रूस यात्रा के बाद आई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बताया कि उनके दूत और व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है और अब रूस और यूक्रेन के नेताओं से मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। क्रेमलिन ने भी पुतिन और स्टीव विटकोफ के बीच हुई बातचीत को लेकर एक अस्पष्ट बयान जारी किया है। विदेश नीति के एक सहायक ने कहा कि मॉस्को में रचनात्मक बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने संकेतों का आदान प्रदान किया। ये बैठक ट्रंप द्वारा रूस को यूक्रेन में युद्धविराम के लिए सहमत होने या नए प्रतिबंधों का सामना करने की समय सीमा से कुछ दिन पहले हुई है। ट्रंप ने कहा कि हर कोई इस बात से सहमत है कि युद्ध को खत्म होना चाहिए और वे आने वाले दिनों और हफ्तों में इस दिशा में काम करेंगे। व्हाइट हाउस ने ये भी कहा कि रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा जताई है और ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से मिलने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने विटकोफ की यात्रा के बारे में ट्रंप से बात की है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस तभी शांति की ओर गंभीर कदम
उठाएगा जब उसके पास पैसे खत्म होने लगेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाता है तो उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या जो कोई भी रूस के साथ व्यापार करता है उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो खबर ये है कि अमेरिका में mRNA वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने कोविड और फ्लू जैसे संक्रमणों से निपटने के लिए $500 मिलियन की 22 परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। केनेडी का कहना है कि mRNA वैक्सीन ऊपरी श्वसन संक्रमणों से प्रभावी ढंग से बचाव करने में विफल रही है। उनका तर्क है कि वायरस के बदलने पर भी जो टीके प्रभावी रहेंगे, उन सुरक्षित और व्यापक वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर अब पैसा लगाया जाएगा। जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि mRNA तकनीक को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती होगी। mRNA वैक्सीन कोविड महामारी के दौरान जान बचाने वाली एक चमत्कारिक खोज थी। पर अब सवाल ये है कि क्या केनेडी सही हैं? क्या mRNA वैक्सीन सुरक्षित हैं? क्या वो असरदार हैं? क्या वैक्सीन बनाने की दूसरी तकनीकें बेहतर हो सकती हैं? और mRNA वैक्सीन अन्य वैक्सीन तकनीकों के मुकाबले कहाँ ठहरती है? क्योंकि निष्क्रिय टीके हैं, कमजोर टीके हैं, संयुग्मी टीके हैं, ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। एशिया में मौसम का हाल बेहाल है। कहीं बाढ़ है तो कहीं गर्मी से लोग त्रस्त हैं। चीन, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं जापान और साउथ कोरिया में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस मौसम की मार से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है और एशिया में ये असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एशिया में तापमान बाकी दुनिया के मुकाबले लगभग दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़, गर्मी और सूखे जैसी आपदाओं से एशिया को पिछले 30 सालों में $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। जापान में मंगलवार को रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई। तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जून और जुलाई के महीने भी यहां अब तक के सबसे गर्म महीने रहे। टोक्यो के मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस के मुताबिक जून के मध्य से जुलाई के अंत तक हीट स्ट्रोक से 56 लोगों की जान जा चुकी है। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक में खराबी आने की आशंका को देखते हुए कुछ ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। जापान में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं साउथ कोरिया में जुलाई के महीने में लगातार 22 ट्रॉपिकल नाइट्स दर्ज की गईं, जहां तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।